नाज़रीन, फ्रांस के साथ कुछ दीगर यूरोपीय ममालिक भी फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। एक हिस्टोरिक मोड़ जो है वो हम इस वक्त देख रहे हैं और यूरोप की जो पोजीशन है उसकी तब्दीली के बारे में तो हम पिछले कई महीनों से बात कर रहे थे, लेकिन उसका जो अमली मुजाहरा है वो इस वक्त हम देखने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांस और कुछ दीगर यूरोपीय मालिक जो हैं वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं और इसराइल इस पर तिलमिला उठा है। इसराइल की नींदें इसके पर हराम हो चुकी हैं कि ये क्या होने जा रहा है और यूरोप जो है वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहा है। और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस ने इसराइल के 2 इंटेलिजेंस ड्रोन्स है वो मार गिराए हैं और अपनी भरपूर कैपेबिलिटी का मुजाहरा किया है कि अभी भी वो एरियल ऑब्जेक्ट्स को गिराने की सलाहियत जो है वो रखते हैं और इसराइल जो है वो अपनी ब्रुटैलिटी की इंतहा कर रहा है और सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। हॉस्पिटल्स के ऊपर डायरेक्टली जो है वो इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है। ट्रंप के खिलाफ नाज़रीन अंदरूनी जो तहरीक है उसमें जो है वो बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है और अब स्ट्रीट लेवल के ऊपर और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और रैलीज हो रही हैं। एक बाकायदा सियासी तहरीक है जो ट्रंप के खिलाफ इस वक्त उठ खड़ी हुई है। मुख्तलिफ जो है वो स्टेट्स के अंदर रैलीज का बाकायदा एहतमाम जो है वो किया जा रहा है जिसमें हजारों लोग शरीक हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। और ये वही ट्रंप है जो अभी 2 महीने 3 महीने कबल जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ सामने आया है, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज हैं चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज हो उसका बिल्कुल अमेरिकन जो है वो मुतमईन नहीं है। और आप देखिए एक बहुत बड़ी तादाद है जिसने ट्रंप को इसलिए वोट दिया था कि उन्होंने एंटी बाइडेन वोट दिया था कि ट्रंप जो है वो आकर सीज फायर करवाएगा, ठीक है ना। तो वो तमाम लोग भी इस वक्त शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और जरा देखिए ईस्ट का राइज किस तरह से हो रहा है और रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ साथ वेनेजुएला अब इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हो चुका है और वेनेजुएला के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो रशिया के आगे बढ़ रही है। और प्यूटन ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो जो कि जबरदस्त सपोर्टर है फलस्तीन के और एक साम्राज्य का सामना कर रहे हैं, ज़ायनिज्म का और अमेरिकन इंपीरियलिज्म का सामना कर रहे हैं पिछली आप कह लें कि कोई 15 साल से, उनको रशिया आने की दावत दी है और वो रशिया जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर साइन होगी तो ये एक नया इजाफा है इन 4 मुल्कों के अलायंस में, ये 5वां मुल्क भी शामिल होने जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, मैक्रोन की जानिब से कुछ दिन कबल एक तारीखी अनाउंसमेंट सामने आई थी। इजिप्ट के दौरे के बाद एक बड़ी तब्दीली हमें देखने को मिल रही है और उन्होंने अनाउंस किया कि वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ ही इजराइल की नींदें हराम हो गई और एक भरपूर कैंपेन का आगाज भी फ्रांस के खिलाफ और मैक्रोन के खिलाफ हो गया। जो इजरायली लॉबी है यूरोप के अंदर वो मुतहरिक हुई और मैक्रोन को इससे रोकने के लिए। और इससे पहले भी अगर किसी ने कोई ख्वाहिश की है, इतने खुलकर तो किसी ने नहीं की, किसी बड़ी पार ने कभी नहीं की, लेकिन इजरायली लॉबी ये पूरा यकीनी बनाती है कि यूरोप की कोई ताकत जो है वो खासकर ये बड़ी ताकतें फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, ये किसी तौर पर फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज ना करें। तो पूरा उन्होंने जोर लगाया, लेकिन मैक्रोन उससे भी आगे बढ़कर सामने आए हैं और उन्होंने हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करते हुए बाकायदा टाइम फ्रेम दे दिया है कि वो कब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि वो जून के अंदर, इस वक्त हम अप्रैल के अंदर है और जून में ये अनाउंसमेंट होने जा रही है। और जून में क्यों होने जा रही है? क्योंकि इसके लिए बाकायदा एहतमाम किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के ज़ेरे एहतमाम बाकायदा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल होगा। सऊदी अरेबिया को चेयर करेगा और फ्रांस और कुछ दीगर ममालिक भी म्यूचुअली ज्वाइंटली फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। ये यूनाइटेड नेशन से, न्यूयॉर्क से बाकायदा तौर पर ऐलान होगा, बाज़ाब्ता तौर पर। मतलब ये फलस्तीन के इस स्ट्रगल के अंदर एक तारीखी आप कह लें कि एक मौका होगा जब न्यूयॉर्क से फ्रांस और कुछ दीगर यूरोपीय मालिक जो है वहां से बैठकर अनाउंसमेंट कर रहे होंगे और फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। जरा देखिए, फॉर्मल move possibly taking place at the United Nations Conference in New York this June. Planned recognition could be finalized during a conference co-chaired by the Saudi Arabia aimed at settling the Palestinian issues. फलस्तीनी जो तनाज़ा है और उनका जो मुतालबा है फलस्तीनी रियासत का, अब उसको सेटल करने का वक्त आ गया है। We could finalize this movement of mutual recognition of Palestinian state by several parties, Macron said. Mutual recognition होगी, इकलौता फ्रांस नहीं होगा और इसमें सेवरल पार्टी शामिल होंगी, यानी दीगर जो ममालिक हैं वो भी शामिल होंगे। ये आज 2 बड़ी अनाउंसमेंट है कि सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि दीगर भी शामिल होंगे, ठीक है। इसमें स्पेन भी डेफिनेटली होगा, आयरलैंड भी होगा, नॉर्वे भी और इसके अलावा दीगर मालिक भी। और साथ उन्होंने टाइम फ्रेम बताया जून, और साथ कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशन के ज़रिए
मतलब ऑफिशियल जरा से। अब आप देखिए कि ये जो जंग है नाज़रीन, ये तो फलस्तीन का नामो निशान मिटाने की है। कोई फलस्तीन का नाम लेने वाला ना रहे, कोई ऐसी टेरिटरी ना रहे, तो ये जंग तो उसके लिए लड़ी जा रही है, लेकिन इस जंग का नतीजा कुछ और ही निकल रहा है। और ये जो अनाउंसमेंट सामने आ रही है, उसमें सऊदी अरेबिया पूरी तरह से ऑन बोर्ड है, ठीक है। बाकी जो मिडिल ईस्ट के मालिक है वो ऑन बोर्ड है और वो वहां पर को चेयर कर रहे होंगे। तो इसमें नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो पुश कर रही है मिडिल ईस्ट के ममालिक को भी, और वो पुश कर रहे हैं यूरोपियन अपने एलायज को, जहां पर उन्होंने जाकर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स साइन हो रही हैं। देखिए मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जो सबसे अहम तरीन रीजन है, और यूरोपियंस इस वक्त पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के साथ इंगेज कर रहे हैं, उनके तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट जब रुक चुकी हैं, जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनने हैं, जो भी एनर्जी पाइपलाइंस बननी है मिडिल ईस्ट से यूरोप तक, जो भी यहां पर होना है वो रुक चुका है। और इस वक्त जैसे एक तिजारती जंग का भी आगाज हो चुका है, यूरोप ने एक इंडिपेंडेंटली अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करना है, अपने डिफेंस को भी ग्रो करना है, तो उनको तेजी के साथ फैसले करने हैं। तो अब वो वेट नहीं कर सकते कि मिडिल ईस्ट में ये जंग चलती रहे, और यहाँ की जंग से फिर और भी बहुत सारी नुकसानात हैं, इकोनॉमिकली उनको नुकसान हो रहा है, फिर यहाँ से जो माइग्रेशन होती है उसका नुकसान, और बहुत सारी चीजें हैं। और फिर जब वो मिडिल ईस्ट से इंगेज कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट उनसे सबसे बड़ा मुतालबा ये कर रहा है कि आप अपनी पोजीशन बदले। दूसरा, उनको ये जो एहसास हुआ है इस जंग से, उनको बिल्कुल अंदाजा हो गया है कि यहां पर अमन तब तक नहीं आ सकता जब तक फलस्तीनी रियासत ना बन जाए। यानी यहां पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होनी है, लेकिन उनको यह अंदाजा हुआ है कि हर 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद कोई ना कोई जंग यहां पर छिड़ जाएगी। तो देखिए इन्वेस्टमेंट्स वहां पर कैसे हो सकती हैं जहां पर जंग हो। तो इसलिए अब उनकी जरूरत है पीस, इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस, एनर्जी पाइपलाइंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और फिर जिनके साथ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं यानी अरब मालिक, उनकी सबसे बड़ी डिमांड इस वक्त खुद फलस्तीनी रियासत बन गई। हालांकि उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करके वो मूव ऑन कर गए थे फलस्तीनी रियासत से, लेकिन अब उनकी अपनी जरूरत बन गई है। तो ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जो उनको पुश कर रही हैं कि अब लास्टिंग पीस के लिए, एक मुस्तकिल अमन के लिए फलस्तीनी रियासत को बनाना नागुज़ीर है। इसके बगैर यहां पर मामला हल नहीं होगा और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस वक्त अगर आप देखें तो जैसे दुनिया रुक सी गई है, बस हर कोई इंतजार कर रहा है कि सीट पर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कोई भी चीज तय नहीं हो सकती, आप लॉन्ग टर्म मंसूबे बना नहीं सकते हैं, और इस वक्त यूरोप को जरूरत है, मिडिल ईस्ट के मालिक को जरूरत है कि वो लॉन्ग टर्म मंसूबे बनाए। अब भाई पिछला ऑर्डर गिर रहा है, नया ऑर्डर बन रहा है, तो देखना है ना कौन किसके साथ खड़ा होगा। इत्तेहादी बनाने हैं, उनके साथ इकोनॉमिक और डिफेंस और ये डील्स करनी है, तो वो नहीं हो सकती हैं जब आप इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर आप कैसे बड़े फैसले कर सकते। तो ये वो बॉटम लाइन है जो मजबूर कर रही है इन ममालिक को आगे बढ़ने पर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी कैंपेन चल रही थी मैक्रोन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, तो अब तो उन्होंने बाकायदा टाइम फ्रेम दे दिया है, अब तो बाकायदा कह दिया कि और भी ममालिक शामिल होंगे। तो इजराइल इस पर तिलमिला उठा, और खासकर एक स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूं, नेतन्याहू का जो बेटा है वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, और वो मैक्रोन के ऊपर चढ़ दौड़ा है। उसके जरा अल्फाज देखिए, यार नेतन्याहू टू मैक्रोन, स्क्रू यू ओवर पैलेस्टाइन। स्क्रू यू जो है ना एक बाकायदा गाली है, ठीक है ना, गो टू हेल, और इसका एक और मतलब भी है, यानी बाकायदा गाली है, ये मैक्रोन को दे रहा है नेतन्याहू का बेटा। बिफोर लॉन्चिंग इनटू अ टायरेड अगेंस्ट फ्रांस टेरिटोरियल होल्डिंग्स, यस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ न्यू कैलेडोनिया। अब ये ट्वीट कर रहा है मैक्रोन के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, यस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रेंच पोलिनेशिया। अब जहां पर फ्रांस का टेरिटोरियल कंट्रोल है, वो कह रहा है कि वहां पर भी आजादी होनी चाहिए। यस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्सिका, यस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द बॉस्क कंट्री, यस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द फ्रेंच गुइना, स्टॉप द न्यू इंपीरियलिज्म ऑफ फ्रांस इन वेस्ट अफ्रीका। तो इसके अल्फाज सुनकर आपको अंदाजा हो गया कि इजराइल की दुम पर कहीं ना कहीं पांव आ चुका है, ठीक है, और वो फ्रांस के खिलाफ चढ़ दौड़े हैं कि फ्रांस भी तो वहां पर कब्जा किया हुआ है, फ्रांस ने भी ये किया हुआ है, और उन मुल्कों को भी जो है वो आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, खुद ये जो नेतन्याहू का बेटा है ये अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, और ये जंग के दरमियान एक दफा भी इजराइल में नहीं आया है, और इसका भी इजराइलियों को गुस्सा है कि नेतन्याहू का अपना बेटा जो है वो बाहर बैठा हुआ है। इसी की शादी होने जा रही थी, लेकिन फिर वो कैंसिल करना पड़ी कि हिजबुल्लाह के मिसाइल कहीं आकर हिट ना कर जाए, ठीक है। तो ये खुद वहां पर बैठा हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइलियों को ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, और इजराइल की जानिब से ब्रुटैलिटी जो है वो इंतहा को पहुंच चुकी है, और अल्फाज नहीं है। और अभी उनकी जानिब से हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। नॉर्दर्न गाजा के अंदर इकलौता जो फंक्शनल हॉस्पिटल है उसको हिट किया गया, डायरेक्टली उसके बिल्डिंग को निशाना बनाया गया।
اور وہ فنکشنل بھی اپنی 100% کیپیسٹی میں تو نہیں تھا, 50% 60% اپنی کیپیسٹی میں وہ کام کر رہا تھا کہ جو زخمی ہیں ان کو ابتدائی جو ایڈ ہے وہ دے دی جاتی تھی. تو اس کو ڈائریکٹلی اس بلڈنگ کو نشانہ بنا گیا. اب تک کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اب وہ وہاں پر جو زخمی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر ہیں, لیکن علاج نہیں ہو پا رہا ہے. We have hundreds of wounded and injured people piled up outside the hospital due to its being targeted by the occupation. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو اس وقت کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر دیکھیں, اسرائیلی occupied forces launch massive raids across West Bank, shoot youth, detain child. 1200 فلسطینی بچے ہیں جن کو 7 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک پیلسٹینین ڈاکٹر جس کو الشفا ہاسپٹل سے گرفتار کیا گیا تھا جیل میں, ان کو شہید کر دیا گیا ہے. جیل کے اندر ٹارچر کر کر کے ایک فلسطینی ڈاکٹر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. تو ان کا یہ جو ظلم ہے یہ تمام حدیں پار کر چکا ہے اور پوری دنیا میں ان کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے. تو ان کے یہ جو کرائمز ہیں یہ ان پر ضرور پنشمنٹ آ کر رہے گی, اور انصاف کا جو کوڑا ہے وہ ضرور ان پر ایک نہ ایک دن برسنا ہے. یہ اس ظلم سے اس طرح بچ کر نہیں جا سکتے. آپ ذرا دیکھیے ابھی جو آج اسرائیل کے اندر سے ایک نیا سروے سامنے آیا ہے. 60% آف دا اسرائیلیز see a real danger of civil war breaking out in Israel. یہ اسرائیل سے سروے آج کا سامنے آ رہا ہے کہ 60% اسرائیلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ ریئل ڈینجر ہے, سیول وار یہاں پر چھڑ سکتی ہے. تو فلسطینیوں پر ظلم کر کے یہ کسی فتح کی طرف نہیں جا رہے بلکہ یہ اپنے انجام کی طرف جا رہے ہیں. اصل میں اگر آپ دیکھیے تو نہ ہوتیز کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ تل اویو پر جا کر جھنڈا گاڑ دیں, نہ ہی حماس کے پاس ہے, نہ ہی حزب اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک گوریلا فورسز ہیں, وہ اپنی اسٹریٹجی کے تحت لڑ رہی ہیں. تو اسرائیل کی فوج تو ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل جو چیز اسرائیل کو تباہ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کا ظلم ہی ہے. وہ نہ ہوتیز ہے, نہ حماس ہے, نہ حزب اللہ ہے, کیونکہ یہ گوریلا فورسز ہیں, اپنی ایک اسٹریٹجی کے تحت لڑ رہی ہیں. یہ ایسے تھوڑی ہے کہ یہ باہر نکل آئیں اور جا کر مارچ کریں ٹورڈز تل اویو اور وہاں پر جا کر جب وہ جھنڈے گاڑ دیں اور ٹینکوں میں نکلیں اور جہازوں میں نکلیں. بھائی وہ تو ایک الگ فورسز ہیں نا, تنظیمیں ہیں. تو اصل میں اسرائیل ڈسٹرائے کہاں پر ہو رہا ہے؟ اصل میں اسرائیل اپنے انجام کی طرف کس وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں بڑھ رہا کہ ہوتیز مثال مارتے ہیں تو اس وجہ سے اسرائیل کا اختتام ہو رہا ہے. وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے, اسی نے پش کیا ہے یورپ کو, اسی نے پش کیا ہے مڈل ایسٹ کو. کیونکہ اب یہ حکومتیں جو ہیں وہ عوام سے اتنے زیادہ پریشر میں ہیں کہ عوام ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کوئی ایکشن دکھاؤ. ٹھیک ہے, اگر یہ اسرائیل صرف حماس سے لڑ رہا ہوتا, اگر صرف ہوتی سے لڑ رہا ہوتا, اگر صرف حزب اللہ سے لڑ رہا ہوتا تو یہ صورتحال اسرائیل کے خلاف نہ بنتی. اور آپ دیکھیں جو عالمی سطح کے پر اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے, جو پبلک اوپینین ویسٹ کے اندر شفٹ ہوئی ہے, وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ حماس کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے تو نہیں ہوئی ہے, وہ حزب اللہ کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے تو نہیں ہوئی ہے, وہ سیولینز کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اصل جو چیز ان کو اپنے انجام کی طرف لے کر جا رہی ہے وہ یہ فلسطین کے معصوم لوگوں کا ظلم ہی ہے. اگر یہ عسکری طور پر صرف لڑ رہے ہوتے تو یہ اتنی بڑی تبدیلی کبھی نہ آتی. تو ریزسٹنس وہاں پر موجود ہے, اور 2 کوارڈ کاپٹر ڈرونز ہیں وہ اس وقت گرائے گئے ہیں. 2 کوارڈ کاپٹر ڈرونز جو کہ انٹیلیجنس مشن کے پر تھے. یعنی ابھی بھی ریزسٹنس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ راکٹس بھی فائر کر رہے ہیں اور اسرائیل کے جو ایریل آبجیکٹس ہیں ان کو بھی گرا رہے ہیں. یہ صلاحیت ابھی بھی ان کے پاس ہے. اور یمن کے اوپر مسلسل اگریشن ہو رہا ہے, اور ابھی 10 ایئر اسٹرائک جو وہ یمن کے اوپر کی گئی ہیں. US aggression targets Yemen at midnight. US aggression with 10 raids on Al-Soma, Beda, Sahlein, Insada, Hudaydah. یہ ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر 10 جو ایئر اسٹرائکس ہے وہ کی گئی ہیں. ہر دن یہ جنگ جو ہے امریکہ کو کاسٹلی ثابت ہو رہی ہے اور کوئی نتیجہ اس میں سے نہیں نکل رہا ہے, اور بہت جلد جو ہے وہ ٹرمپ کو یہاں سے وڈرا کرنا پڑے گا. اب دیکھیے کہ امریکہ یہاں پر آیا تھا ایران کو سبق سکھانے کے لیے. امریکہ یہاں پر اس لیے آیا تھا کہ یمن کے اوپر بمباری کر کے ہم ذرا ایران کو بتائیں گے کہ تمہارا بھی اگلا حشر یمن جیسا ہوگا. تو وہ ایران کو تو سبق سکھایا نہیں جا سکا, نہ ہوتیز کو سبق سکھایا جا سکا, لیکن ہوتیز سبق سکھا رہے ہیں امریکہ کو. اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہوتیز جن کی ملٹری کیپیبلٹیز 100 ٹائمز کم ہیں ایران سے, اگر وہ تم سے نہیں سنبھالے جا رہے تو ایران تم سے کہاں سنبھالا جائے گا. تو یہ سبق خود امریکہ سیکھ رہا ہے, سکھانے وہ کسی اور کو آیا تھا. اور یہ جنگ جتنی کاسٹلی ثابت ہو رہی ہے اور جس میں کوئی ریزلٹس نہیں نکل رہے ہیں, کوئی اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہے, اور امریکی ملٹری کیپیبلٹیز ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کے MQ-9 ڈرون جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک دنیا میں خریداری ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے, ممالک چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈرونز ملیں, ان کو ہوتیز گرا رہے ہیں. تو ان کی کیا کریڈیبلٹی بچی ہے؟ کوئی کسی ملک کی فارمل آرمی تو ان کو پھر آسانی سے گرا لے گی, اگر ہوتیز اس کو گرا رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے ٹرمپ کی ان جنگوں کی وجہ سے
ट्रंप की इन ट्रेड वॉर की वजह से, ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से, गजा में ग्रीन लाइट देने की वजह से, यानी मल्टी फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से जो है वो अंदरूनी तौर पर एक बड़ी मूवमेंट का आगाज हो गया है। देखिए, ट्रंप को अगर सबसे ज्यादा कुछ चीज प्रेशराइज कर सकती है तो वो लोग हैं। अगर वो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है तो लोगों की वजह ही से कर रहा है, लोग ही उसको लेकर आए हैं। तो उसकी ताकत को अगर कोई सामना कर सकता है तो वो मीडिया नहीं है, वो कोई डेमोक्रेट्स नहीं है, वो कोई दूसरा पिलर नहीं है स्टेट का, वो लोग हैं, ठीक है ना। तो लोग ट्रंप के खिलाफ वहां पर निकल आए हैं, बहुत बड़ी रैलीज हो रही हैं। अभी वहां पर बर्नी सैंडर के बारे में खबर आपके सामने रखूं। बर्नी सैंडर जो है वो सेनेटर है और बहुत बड़े सपोर्टर है फलस्तीन के, और ये इजराइल पर असलहा एम्बार्गो की सबसे बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, इजराइल के लिए असलहा बंद होना चाहिए। अच्छा, फलस्तीनी रियासत की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने ट्रंप के खिलाफ बाकायदा कैंपेन शुरू कर दिया। ये हैं कुछ और लोग इनके साथ हैं, और 83 साल इनकी उम्र है। 83 साल के अंदर ये निकले हैं रोड्स के ऊपर, और इनके करियर के अंदर इतना क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ किसी रैलीज के अंदर जितना इस वक्त हो रहा है। 83 साल इनकी उम्र है, सारी उम्र सियासत करते गुजार दी, इतना क्राउड नहीं देखा जितना आज निकल रहा है। और वो भी किसके खिलाफ? जो सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ ये क्राउड निकालने में कामयाब हो गए। थाउजेंड्स रैली इन लॉस एंजलिस विद बर्नी सैंडर टू प्रोटेस्ट ट्रंप, रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड एट हिज लॉस एंजलिस रैली। फिर आप देखिए, मैसिव क्राउड्स अक्रॉस द कंट्री टीम्ड अप, यानी इन्होंने कुछ और लोगों को अपने साथ मिलाया है, जिसमें प्रोग्रेसिव न्यूयॉर्क के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अलेक्जेंड्रिया, उनके साथ मिलकर ये आगे बढ़ रहे हैं। और जो अलेक्जेंड्रिया हैं, उन्होंने एरिजोना के अंदर पिछले हफ्ते लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली की है, और ये स्टेट ऑफ एरिजोना की जो हिस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी रैली साबित हुई है। यानी इन सेंचुरीज ये सबसे बड़ी रैली जो है वो एरिजोना के अंदर साबित हुई है, जो ये अलेक्जेंड्रिया ने वहां पर रैली की है। और अलेक्जेंड्रिया और बर्नी सैंडर और कुछ और लोग ये मिलकर जो है वो इस कैंपेन का आगाज कर चुके हैं। फिर इसके अलावा डेनवर, कोलोराडो एंड मोर देन 34,000 पीपल turned out making a career high crowd for the 83-year-old Bernie Sanders rally in Los Angeles broke the record with at least 30,000 supporters filling a downtown park। बहुत बड़े नंबर्स हैं, मतलब एक इकलौता बर्नी सैंडर वो लॉस एंजलिस के अंदर 36,000 लोगों को एक पार्क के अंदर जमा कर रहा है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। मतलब ये पाकिस्तान के तो जलसे नहीं है, ये अमेरिका के जलसे हैं। अगर एक बर्नी सैंडर, एक सेनेटर और 83 साल, वो अगर 36,000 लोगों को लॉस एंजलिस में जमा कर सकता है, तो इसका मतलब आप जरा अंदाजा कर लें कि अगर प्रॉपर डेमोक्रेट्स निकल आए तो फिर उसके बाद क्या होने जा रहा है। तो ये एक आप कह लें कि एंगर है, डिससैटिस्फैक्शन है ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसीज हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की वॉर है। ये तमाम मल्टी फैक्टर्स है, यानी फलस्तीन के मुजाहिरीन भी पहुंचे हुए हैं, कोई डोमेस्टिक पॉलिसीज वाले भी पहुंचे हुए हैं, बहुत सारी चीजें मिल गई ना, तो वो मिलकर एक बड़ी तहरीक का वहां पर आगाज हो चुका है। तो ये बहरहाल ट्रंप को मजीद प्रेशर करेगी, हर उसकी मिस कैलकुलेशन, ये अंदर से प्रेशर जो है बढ़ता चला जाएगा। और ये इस बात का सबूत है कि अमेरिकन पीपल ट्रंप के साथ मुत्तफिक नहीं है जो वो सारे मामलात कर रहा है। और यूरोप जो है वहां से मुकम्मल मिसट्रस्ट है ट्रंप के ऊपर। मैक्रोन ने यह कहा है कि ये जो ट्रेड वॉर में कुछ टैरिफ वापस लिए हैं, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये फ्रेजाइल ट्रूस है, यानी ये किसी भी वक्त ट्रंप उस पर ट्रस्ट नहीं, रिलाय नहीं किया जा सकता। 20 दिन के बाद वो दोबारा से टैरिफ लगा दे, तो हमें तैयारी करनी होगी। और जर्मनी से ये खबर आ रही है, ट्रंप एक्शन कुड ट्रिगर न्यू फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी नया क्राइसिस पैदा हो सकता है, हमें जो है वो तैयारी करनी चाहिए। ये इस वक्त यूरोप, मतलब आप समझे कि यूरोप का जो ट्रस्ट है, जो इत्तेहाद है, वो खत्म हो गया। दोबारा वो कभी अमेरिका के ऊपर रिलाय नहीं करने वाले हैं। अच्छा, वेनेजुएला की जो हम बात कर रहे थे, एक बड़ी तारीखी डेवलपमेंट यहां पर हुई है। कुछ हफ्ते पहले प्यूटन और निकोलस मडोरो की जो है वो कॉल पर बात हुई, वीडियो कॉल, और उसमें जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाकायदा साइन हुई। लेकिन उस वक्त प्यूटन ने निकोलस मडोरो को कहा कि आप रशिया, हम आपको इनवाइट करेंगे, वहां पर फिर हम फॉर्मली बैठकर वो पार्टनरशिप साइन करेंगे। ये उस वेनेजुएला के खिलाफ होने जा रही है जिसके खिलाफ अमेरिका कितनी अटेम्प्ट्स कर चुका है गिराने की, चाहे वो बाइडेन इंतजामिया हो। ट्रंप ने अपने पहले दौर के अंदर बाकायदा सीआईए के लोग भेजे। पिछले 15 साल से निकोलस मडोरो अमेरिका को, ज़ायनिज़्म को रेजिस्ट कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। यानी एक नॉनसेंस बात है, ऑयल कोई और लेगा लेकिन अमेरिका में वो चीजें फिर आकर नहीं बेच सकता। वो नॉनसेंस बात है, खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने इसको एक नॉनसेंस कहा। तो मतलब ये वेनेजुएला है जो इसके बावजूद रेजिस्ट कर रहा है, उस वेनेजुएला को प्यूटन बुला रहे हैं।
ٹھیک ہے نا, میٹر کرتا ہے نا کہ کس کو آپ بلا رہے ہیں. جو امریکہ کے خلاف اس وقت سب زیادہ ریزسٹنس کر رہا ہے اس کو بلا رہے ہیں, اور بلا کس دن رہے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. وینزویلا مڈورو ٹو وزٹ رشیا ان مے میٹ ود پیوٹن. 9 مئی کو یہ تقریب ہوتی ہے ورلڈ وار 2 کے اندر جو فتح ہوئی تھی اس کی یاد کے اندر. ٹاپ رشین ڈپلومیٹ سیڈ دیٹ ڈیورنگ دا وزٹ مڈورو ول ہیو دا اپرچونٹی ٹو ڈسکس ویریس ایشوز ود پیوٹن and sign a number of documents. Putin had invited Maduro to Moscow to attend the Victory Day celebrations, a national holiday observed in Russia and several former Soviet republics. Every year on May 9, celebratory events are held in Moscow's Red Square to mark the occasion. Strategic partnership and cooperation agreement has been fully agreed upon, which will create a good, solid foundation for further expansion of multi-faceted ties in the long term. Cooperation, strategic partnership اور various fields کے اندر جو ہے وہ comprehensive level کی اس کے اوپر ایگری ہوا جا چکا ہے, اور لانگ ٹرم کے اندر یہ تعلقات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک, اور وینزویلا کی جو وینزویلا کے آپ کہہ لیں کہ سیاسی استاد تھے نا, ان کی بھی ایک لمبی ریزسٹنس ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان کے بارے میں کبھی ہم بات کریں گے. تو یہ سمجھ لیں پچھلے 20-25 سالوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا رہا ہے, یعنی وینزویلا ریزسٹ کر رہا ہے امریکہ کو, زائنزم کو. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے وہ باقاعدہ پارٹنرشپ جب وہ رشیا سائن کر رہا ہے, تو وہ جو 4 ملکوں کا اتحاد ہے اس میں یہ 5واں وینزویلا شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. تو دیکھیے کہ کس طرح سے یہ ممالک آگے بڑھ رہے ہیں, اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں, اور امریکہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. یورپ کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, جاپان کا نہیں ہے, ساؤتھ کوریا, آسٹریلیا, سب سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے, اور ادھر جو اتحاد ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ.